अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर के तौर पर नामजदगी के बाद रामचंद्र नायक ने रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, ओहदा देने पर किया इजहार तशक्कुर। कालेश्वर मामले पर मैं अपना शफाफ मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, हुकूमत सियासी मकासद के लिए कर रही है जाँच, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का इल्ज़ाम। हैदराबाद शहर की पुरअमन फिजा को मुतासर करने और माहौल को बिगाड़ने के लिए शरपसंद सरगर्म। बकरीद के दूसरे दिन चंद मुकामात पर अक्सरियती फ़िरक़ी की शरंगेज़ी, पुलिस ने कहा हालात को काबू में कर लिया गया। मुसलमानों को तेलंगाना में काबीना में नुमाइंदगी न देना अफसोसनाक, वरंगल BRS लीडर सैयद मसूद का बयान, कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी और अकबर ओवैसी के खिलाफ जाहिर की नाराज़गी। गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी जमहूरियत, मईशत और समाजी ताने बाने को पहुँचाया शदीद नुकसान, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीदें। ट्रंप के बार बार बयान जाहिर कर रहे हैं कि मोदी ने दबाव में आकर पाकिस्तान से जंगबंदी की, कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवास ने लगाए इल्ज़ाम। और गाज़ा में निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाही के दाहने पर पहुँच गया, बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने किया इंकशाफ, ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनियों की शहादत, 153 हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी। रोपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। हुकूमत ने कानून साज असम्बली तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर के तौर पर रामचंद्र नायक को नामजद कर दिया, जिसके बाद आज रामचंद्र नायक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुँचकर मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। इस खैर सगाली मुलाकात के मौके पर दोनों ने ही एक दूसरे की शाल पोशी भी की। तेलंगाना काबीना में एक बार फिर तोसी की गई, जिसमें 3 नए वज़रा को शामिल किया गया, लेकिन इस मरतबा भी किसी मुसलमान को वजारत नहीं दी गई, जो रियासत के तकरीबन 12.5% मुसलमान आबादी वाले तेलंगाना के लिए एक बड़ी तौहीन की बात समझी जा रही है। वरंगल के BRS के सीनियर लीडर सैयद मसूद ने कांग्रेस हुकूमत, रेवंत रेड्डी और अकबर ओवैसी के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में नई कांग्रेस हुकूमत ने एक भी मुसलमान को काबीना में शामिल नहीं किया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने ख़ास तौर पर MLC आमिर अली खान को काबीना में शामिल न करने पर अफसोस का इजहार किया है। 2 साल के बाद मिनिस्ट्री एक्सपेंशन हुआ, जिसके अंदर SC ST को लिया गया, लेकिन मुसलमानों को लिया नहीं गया। मैं इस बात से बहुत तकलीफ़ है कि मुसलमान क़ायद की ज़रूरत नहीं है क्या। हमने बार 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 पुकारा, रेवंत रेड्डी RSS मेंटालिटी का है, रेवंत रेड्डी मुसलमानों का साथ देने वाला बंदा नहीं है, बल्कि हम बोले, लेकिन नहीं सुने लोग। नहीं सुन के जो सुना, उसके झूठे वादों को देख के 4000 का पेंशन, फलां 2500 रुपये ख़वातीन को, और जो सुना शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना, फलां 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 बोला। आज फलां 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 बोल के कौन है फलां बोल पूछ रहा। आज हुकूमत में मुसलमान 2 साल, परसों एक इंटरव्यू में देखा था मैं, मतीन से कोई सवाल करे, इंटरव्यू नहीं, एक फ़ोन कॉल वायरल हुआ था। मतीन को फ़ोन करके एक बंदा कहा, बहुत बातें करा, मतीन बार बार तुम बोलते थे ना KCR को पहचानो, KCR को पहचानो, लेकिन आज तुम रेवंत रेड्डी को पहचानो बोला। अब मैं समझता हूँ, खैर MLA नहीं है, गवर्नर कोटे में MLC आमिर खान को दिए ना, अब उनको दे सकते ना भाई। अब हम पाशा कास्ते नहीं पूछ सकते, क्योंकि अब MLC खाली नहीं है, MLC पाशा को देना बोल के नहीं बोल सकते, डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे आमिर खान साहब है ना, सियासत के वेल एजुकेटेड, अच्छे पॉलिटिशियन भी है, उनके वालिद साहब राज्यसभा कर चुके हैं, बेहतरीन सियासतदान हैं, क्यों नहीं दिया उनको, क्या वजह है। मतलब आमिर खान साहब को दिल्ली में जो ताल्लुक़ात है बड़े बड़े लीडरों से, वो ताल्लुक़ात से आमिर खान साहब आगे जाते, बल्कि मेरे को सुनने में आ रहा, और हकीकत क्या है नहीं मालूम, लेकिन ये पिक देखिए ज़रा अल्लाह के हाथ से। ये पिक, ये उत्तम कुमार रेड्डी साहब हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये जूपल्ली कृष्णा साहब हैं। खैर जूपल्ली कृष्णा साहब को उधर है फेस उनका, उत्तम भाई और जो सुना अकबर भाई, दोनों मुस्कुरा रही। ये देखे तो ऐसा दिख रहा हामिर साहब को नहीं दिया ना बोल के उत्तम साहब बोल रहे हैं, अकबर भाई बोल रहे हैं शुक्रिया उत्तम आना इतना सपोर्ट कर तक बोल रहे हैं। ये पिक्चर का मतलब वही दिख रहा मेरे को, ये पिक्चर का मतलब वही दिख रहा। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी जो है सोना सिर्फ MIM के इशारों पे चल रही, तो जो है सोना पूरे मुसलमानों से पहले माफ़ी मांगना, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। क्योंकि जब असद साहब जो सुना मुसलमानों को, कांग्रेस को नहीं देना वोट बोल के बोले, जब जो सुना मुसलमान जो सुना कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान अजलाओं के मुसलमान पूरे कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि KCR साहब गलत करे बोल के नहीं दिए। लेकिन देखेंगे रेवंत रेड्डी की हुकूमत की भी
रेवंत रेड्डी कुछ कांग्रेस के सही करती होंगे, बदलाव आया होगा, कांग्रेस में बदल गए होंगे, 10 साल हुकूमत से दूर थे, बदलाव आया होगा, ये सोचकर जनता ने वोट डाला कांग्रेस को। लेकिन मैं आज समझता हूँ रेवंत रेड्डी कांग्रेस नहीं है, आरएसएस रेवंत रेड्डी कांग्रेस है। आरएसएस रेवंत कांग्रेस कंप्लीट जो सुना आरएसएस की बोली बोल रहा रेवंत रेड्डी। आज मैं तो सख्त मजम्मत करूँ इस बात की आज की मिनिस्ट्री की कि आमिर अली साहब रहते होंगे, समझे हम लोग, आमिर अली साहब को नहीं देना बहुत दुख भरी बात है। तेलंगाना काबीना की तोसी में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने पर मुसल्लियान मस्जिद महमूद अशरफ कामारेड्डी की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए कांग्रेस हाईकमान से इस बारे में फौरी तवज्जो की ख्वाहिश की गई। मुकामी लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने से कबल कई ऐलानात कर चुकी है, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासब से तेलंगाना में मुसलमान लगभग 14% है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को रियासती काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई। टीआरएस हुकूमत थी तो उस वक्त में उन्होंने मुसलमानों को नुमाइंदगी दी और खुसूसियत के साथ महमूद अली साहब को वज़ीर दाखिला भी बनाया, डिप्टी सीएम भी बनाया। और इस बात से कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद मुसलमानों को खुसूसी नुमाइंदगी दी जाएगी और सारे मसाइल को हल किया जाएगा, हमने इस पर भरोसा करते हुए कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। कांग्रेस हुकूमत के अंदर मुसलमानों की फिलवक्त कोई नुमाइंदगी नहीं है। हालांकि अब तक 2 मरतबा काबीना में तोसी की गई। उम्मीद ये थी कि सीएम साहब इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तक अभी तक भी उनकी इस जानिब तवज्जो नहीं है। हालांकि पहली मरतबा जब इफ्तार पार्टी हुई थी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम मेरी 2 आँख है। हालांकि 2 आँखें होती हैं, आदमी 2 आँखों से देखता है, दोनों से बराबर मामला करता है, लेकिन उसके बावजूद एक आँख से बिल्कुल बेतवज्जोही, बेपरवाही, गोया कि आँख बंद कर ली गई, ऐसा महसूस हो रहा है। तो हम सीएम साहब से खुसूसियत के साथ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में सही अंदाज में रहबरी और रहनुमाई का मुसलमानों को मौका दें, काबीना में शामिल करें। और इसी तरह कांग्रेस के जो लीडर हैं और बड़े हैं और बेहतरीन अंदाज में वो कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कांग्रेस की रहबरी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा था कि हम अक़लियतों को इस तरह के हुकूम देंगे। लेकिन तेलंगाना में जो कांग्रेस हुकूमत है वो इस सिलसिले में बिल्कुल गाफिल और लापरवाह है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको मुसलमानों की और इनको नुमाइंदगी देने की। इस सिलसिले में हम सीएम साहब से भी और राहुल गांधी जी से भी और तमाम यहाँ के कांग्रेस लीडरान से इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कोशिश करें और काबीना के अंदर मुसलमानों को जगह दें। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव आज कालेश्वर मामले पर जांच के लिए कमीशन के सामने पेश हुए ताकि कालेश्वर मामले पर अपना मौक़िफ़ रख सकें। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनक़ीद की कि वो सियासी मक़ासद के लिए तहक़ीक़ात करवा रही है। हरीश राव ने भी कहा कि वो शफ़ाफ़ जांच के सिलसिले में ताउन के लिए तैयार हैं। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। ఈ ప్రాజెక్టులో ఆల్రెడీ ఖర్చు జరిగింది కదా, దీన్ని కొనసాగించాలని అప్పటి మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మేము కన్సల్ట్ చేశాం. హసన్ మిష్రిఫ్ గారు కర్ణాటక ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గా ఉంటే ఆయన దగ్గరికి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ నెల రోజులకే వెళ్లి మీరు దయచేసి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి, మేము ఇక్కడే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము కోరాం, దయచేసి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి, మేము మా వాళ్ళు మాకంటే ముందున్న ప్రభుత్వం మరి తమిడిహట్టిని నిర్ణయించుకొని ఆల్రెడీ పనులు ప్రారంభించారు, 28 ప్యాకేజీలకు టెండర్లు పిలిచారు, మమ్మల్ని ఇక్కడ కట్టుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అప్పటి మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మంత్రి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హసన్ మిష్రిఫ్ గారిని కోరాం. ఆ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ కూడా కమిషన్ కి అందించాను. ఆనాడు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి మిష్రిఫ్ గారు చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పిందంటే, మేము 7 ఏళ్లుగా ఇక్కడ కట్టడానికి ఒప్పుకోలేదు, మా రాష్ట్రంలో ధర్నాలు, ఉద్యమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి, మేము 152 మీటర్ల దగ్గర ఒప్పుకోలేము, ఈ విషయం మీద మా ముఖ్యమంత్రి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గారు మీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ఇప్పటికే లేఖ రాశారు అని ఆ లేఖ నాకు అందించారు. ఆ లేఖని ఇప్పుడు కమిషన్ దృష్టికి తీసుకుపోయాను నేను. ఆ లేఖలో ఏముందంటే, మీకు మీరుగా నిర్ణయించుకొని పనులు ప్రారంభిస్తే మీరు చేసే ఖర్చు
మీరు చేసే డబ్బు ఏదైతే ఖర్చు చేస్తుందో అదంతా వృధాగా మారే అవకాశం ఉంది అని పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి రాసిన లేఖను ఆనాటి కాంగ్రెస్ మంత్రి నాకు ఇచ్చారు. అంటే మీరు ఇట్లా పోతున్నారు, ఇది తప్పు అనే విషయం, ఆ విషయం కూడా కమిషన్ దృష్టికి తీసుకుపోయాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక 5-6 మీటింగ్లు జరిగినాయి మహారాష్ట్ర తెలంగాణ మధ్య. 5-6 మీటింగ్లు మినిస్టర్ లెవెల్లో, ఇంజనీర్ల లెవెల్లో. ఫైనల్ గా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్వయంగా మహారాష్ట్రకు వచ్చి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ గారితో జరిగిన చర్చల మొత్తం సారాంశాన్ని వారికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశాం. ఎందుకంటే అనేక ప్రయత్నాలు చేశాం. बीआरएस एमएलसी कविता ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना की तरक्की और आवाम के फलाह के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए और कांग्रेस हुकूमत अपने वादों से इनहराफ कर रही है। ख़वातीन को 2,500 रुपये भी जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसका पहले ही वादा किया गया था। ఆలయాలున్నా పెద్ద ఆలయాలున్నా అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చుకొని అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. అనేకమైనటువంటి డబ్బులు నిధులు 2,000 కోట్ల పైచిలకు నిధులు కేసీఆర్ గారు అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్న పురాతన ఆలయాలను మంచిగా చేసుకోవడానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మన తెలంగాణలోనే దక్షిణ కాశీగా చెప్పేటటువంటి వేములవాడ ఆలయంలో రోజొక రాజన్న కూడా చచ్చిపోతుంటే కూడా పట్టించుకోనటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ నడుస్తున్నది. మరి ఆ వైఖరి పోవాలి. తెలంగాణ దేవాలయాల మీద గౌరవం ఉంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రద్ధ చూపించి ఆపాలి. ఎందుకంటే గత 15 రోజులుగా వరుస పెట్టి వింటున్నాం, రోజు 4-5 కోడలు చచ్చిపోతున్నాయి వేములవాడలో. ఇది మనకు మంచిది కాదు, రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు. తప్పకుండా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం శ్రద్ధ పెట్టాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ, మరి తెలంగాణలో అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటి అభివృద్ధికి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది. ఇదివరకు కూడా నిధులు ఇచ్చినాం, మళ్ళా వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే, మళ్ళా కూడా నిధులు ఇస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. शहर हैदराबाद की पुरमन फिजा को मुतासर करने के लिए शरपसंद सरगर्म हैं और अपनी शरगंगेजी के लिए मुसलमानों को निशाना बनाने और जहर उगलने से गुरेज नहीं किया गया। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शरपसंदों ने अपने नापाक अज़ाइम ज़ाहिर किए। एक जानिब शरबाद के रामनगर इलाके में शरपसंद ने वीडियो जारी करते हुए मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक से नाज़िबा तबसरे किए। दूसरी जानिब पर किशनबाग के करीब नंदी मूसलाईगुड़ा में शरपसंदों ने बड़े जानवर मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर ड्राइवर को हमले का निशाना बनाया। इसके अलावा जलपली में हड्डियाँ मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर इससे आग लगाई गई। शहर में 3 मुकामात पर शरंगेजी के वाक़यात के बाद अवाम में फ़िक्रमंदी है। पुलिस की भारी जमीयत को तलब करते हुए हालात को काबू में किया गया। रात देर गए तक कशीदगी थी। IPS स्नेहा मेहरा और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर A मोहंती ने भी मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि अब हालात काबू में हैं, अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें। ये थोड़ी देर पहले इधर मैलारदेवपल्ली PS लिमिट्स में एक ये DCM गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियाँ कैरकस लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पर उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ियाँ सिटी में बहादुरपुरा से होके शुरू होके इधर जलपल्ली जा रहे थे ये डंप करने के लिए मटेरियल को, तो उसी टाइम इधर ये लक्ष्मीगुड़ा के पास यहाँ ये रोका गया। तो इसमें जो जिसको रोका गया और जिन पर अटैक किया उनसे कंप्लेंट लेके FIR किया जा रहा है और आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फॉलो किया जाएगा। पहले भी पुलिस बोला है जो भी है जो भी ग्रुप का कोई भी इशू है तो पहले कि अट्टापुर में एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ है और उस इंसिडेंट्स में कुछ हिंदूज और कुछ मुस्लिम्स इकट्ठे हुए हैं। उसी बारे में यहाँ भी लोगों का मूवमेंट हमें दिखा तो इमीडिएटली फोर्स मोबिलाइज की गई और इस बारे में सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया और इमीडिएटली किसी भी तरह का अनटूवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। तो जनता से यही अपील है, साउथ जोन और ओल्ड सिटी की जनता से यही अपील है कि किसी भी र्यूमर पे विश्वास ना करें। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, अट्टापुर पुलिस, साइबराबाद पुलिस, राजेंद्र नगर पुलिस
इस मुद्दे को देख रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कम्युनल हार्मनी और पीस बनाए रखने में आप सभी रिपोर्टर्स की भी सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, र्यूमर्स को सर्कुलेट मत करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ऑफिसर से बात करिए, कोई केस में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आम जनता से यही अपील है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को इनकरेज ना करें और पुलिस जो भी बाहर आएगा और इस मौके पे आके कुछ भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तेलंगाना आरटीसी ने बस पास चार्जेस में इजाफा कर दिया है। आम मुसाफिरों के साथ साथ तलबा के बस पास की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। नई कीमतें पीर से ही नाफिज हो गई। आरटीसी ने बस पास की कीमत में 20% तक इजाफा किया है। अब तक 1150 रुपये का मिलने वाला ऑर्डिनरी पास 1400 रुपये में दस्तियाब होगा। मेट्रो एक्सप्रेस पास की कीमत 1300 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई। मेट्रो डीलक्स पास 1450 रुपये से बढ़ाकर अब 1800 रुपये कर दिया गया है। हैदराबाद एक्साइज एसटीएफ टीम ने शराब की 56 बोतलों को जब्त कर लिया और 3 नॉन ड्यूटी पेड शराब के समेत 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। अलग-अलग मकामात पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक कुल जब्ती की कीमत 2.5 लाख रुपए मालियत की है। जीएचएमसी के फूड सेफ्टी शोबे की जानिब से खाने पीने की अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है। 95 नमूने गैर मेयारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाए गए। खुराक में मिलावट के मुर्तकिब ताजरों पर मजमूई तौर पर 30,60,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। हालिया दिनों में 12 ऐसे मामलात सामने आए जिनमें खाने की अशिया इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज थी, जिन पर फौजदारी मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। साथ ही हॉस्टल्स के खुसूसी मुआयने किए गए और एलबी नगर, कुकटपल्ली, श्रीरंगमपल्ली, अशोक नगर, दिलसुनगर और अमीरपेट इलाकों में 117 हॉस्टल्स की जांच का काम जीएचएमसी की मुख्तलिफ टीमों ने अंजाम दिया है। वरंगल में वाक़ श्री चैतन्य स्कूल एक संगीन तनाज़े की जद में आ गया, जहां ब्रांच के एक टीचर के क्रांति पर तालिबात के साथ नाजिबा रवैया अख्तियार करने और रात के औकात में पैगाम भेजने और स्कॉल के ज़रिए गैर अखलाक़ी गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगा है। मुतासरा लड़की ने हिम्मत जमा करके अपने वालिदैन को इससे आगाह कर दिया, जिस पर वालिदैन ने फौरी तौर पर स्कूल इंतज़ामिया से रुजू किया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे वरंगल निज़ामुद्दीन बता रहे हैं। आज वरंगल के काशिबू के इलाके में एक खानगी स्कूल में हम मौजूद है, जिसका नाम बड़े मशहूर स्कूल्स में देखा जा सकता है, जिसका नाम श्री चैतन्य कॉलेज है, स्कूल है। आज इस स्कूल में एक असातिज़ा ने एक लड़की के ऊपर, एक लड़की नहीं बहुत सारी लड़कियों के ऊपर गैर गलत नज़र डालकर रातों के वक्त इन लोगों से चैटिंग वगैरह कर और उन लोगों को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम क्रांति के तौर पर पुलिस ने बताया। तो इस लड़के ने कुछ नौजवान लड़कियों के साथ जो कि 10th स्कूल पास आउट कर चुकी हैं, उन लड़कियों को अपना निशाना बनाते हुए रातों के वक्त चैटिंग करता गया और उन्हें अपने वश में लेने की कोशिश करता गया और रातों के औकात मुझसे मिलने की ज़बरदस्ती कर रहा था। आज कुछ पेरेंट्स ने, कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखा तो देखा गया कि क्रांति नामी शख्स का पर्दा पूरा फाश हो गया है। कुछ पेरेंट्स ने पुलिस को इत्तला दी और स्कूल के सामने आकर धरना वगैरह किए और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो क्रांति नामी शख्स अभी फ़रार है। पुलिस तहकीक में जारी है। खासकर के हम अपील करते हैं पेरेंट्स को, इस जैसे स्कूल्स में जो कि श्री चैतन्य स्कूल है, इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिले ना दें, क्योंकि ऐसे वाक़यात माजी में भी देखे गए हैं। इस स्कूल में 3-4 महीने पहले भी एक 6th-7th क्लास के बच्चों ने मोबाइल फ़ोन्स लेकर आकर ऑनलाइन बेटिंग की, जो कि फ्री फायर बोलकर एक गेम है, उस गेम के थ्रू 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा वो बच्चे बेटिंग कर अपना पैसा गंवाए हैं। और वालिदैन जो ना खून पसीने की कमाई के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं, तो बग़ैर वालिदैन की इजाज़त के स्कूल इंतज़ामिया क्या कर रहा था उस वक्त जब बच्चे स्कूल में मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स खेल रहे थे, तो स्कूल इंतज़ामिया क्या कर रहा था? एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। बिल्कुल स्कूल इंतज़ामिया नाकाम रहा है इस पूरे मामले में और पुलिस से भी गुजारिश की जाती है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं निज़ामुद्दीन, सियासत टीवी के लिए, वरंगल से।
और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तीसरी मुद्दत कार को 1 साल मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही बीजेपी को मरकज़ में इक़्तिदार में आए 11 साल मुकम्मल हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तनकीदें की। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी जमहूरियत, मईशत और समाजी ताने बाने को शदीद नुकसान पहुँचाया। ये बयान खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा एक पोस्ट में लिखा। उन्होंने पोस्ट में बीजेपी के साथ साथ RSS को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि बीजेपी RSS ने हर आईनी इदारे को कमज़ोर कर दिया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिधि ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रंप के बार बार बयान जाहिर कर रहे हैं कि मोदी ने दबाव में आकर जंगबंदी की और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी ट्रंप के 12 के दावों पर एक भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं। हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है। सुई टपक सन्नाटा है। प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और अब ये बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं। हाल ही में, और ये कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है, अभी की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा है, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया। किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने हुकूमत इनसे अपील की कि वह गाजा में जारी नस्ल कुशी रुकवाने के लिए दबाव डाले। फ़लस्तीन की बदतरीन सूरत हाल, मुसलमानों की शहादतों के वाक़यात और इससे जुड़े उमूर पर भी ओवैसी ने बयान दिया। दुनिया ये समझ रही है कि इनको हम बेसहारा समझकर इनको जुल्म करते जाएंगे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में हुकूमतें जालिम का साथ दे रही है, मगर वहां की अवाम उन मजलूमों फ़लस्तीनियों के लिए हाथें उठाकर दुआ भी कर रही है, उनके हक के लिए एहतजाज भी कर रही है। हम हमारी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि भारत की हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देती आई है, आज ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस जेनोसाइड को रुकवाए, बल्कि गजा में उस खाने को पहुंचाए जो लोग भूख और फाका कशी में वहां पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि गजा में इजरायली हुकूमत ने जो ड्रग्स बेचने वाले, जो साबिका में आईसिस, दाइश जैसे टेररिस्ट तंजीम से वाबस्ता था, उसको छोड़कर गजा में लोगों को कत्ल करवा रही है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस जुल्म का खात्मा करेगा, मगर मेरी और हम आपसे दुआ है कि हम गजा के उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह गैब से उनको रिज़्क़ अता फरमाए। और अब बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन के हवाले से। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने गाज़ा पट्टी में जारी इंसानी अलमियत पर गहरी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया और ख़बरदार किया कि निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। ये इंतबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब गासिब इसराइल गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे से निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। रेड क्रॉस ने इंकशाफ किया कि हालिया दिनों में जिन फ़लस्तीनियों को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल पहुँचाया गया, इनमें से अक्सरियत वो थी जो अमरीका और काबिज़ इसराइल के ज़ेर सरपरस्ती कायम करदा
इमदादी मराकज़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। इसराइल की नामनहाद इमदादी स्कीमों ने अब तक दर्जनों फ़लस्तीनियों की जान ले ली है। सिर्फ गुज़िश्ता 2 हमलों में 13 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई जबकि 153 ज़ख्मी हुए। रेड क्रॉस ने कहा है कि गज़ा के अस्पतालों के इर्द गिर्द बीमारी और जारहियत में इजाफा अभी भी देखा जा रहा है। कमेटी ने दुनिया को खबरदार किया कि अगर इन अस्पतालों का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो मज़ीद बेगुनाह फ़लस्तीनियों की जान ज़ाय होने के अंदेशे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर के तौर पर नामजदगी के बाद रामचंद्र नायक ने रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, ओहदा देने पर किया इजहार तशक्कुर। कालेश्वर मामले पर मैं अपना शफाफ मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, हुकूमत सियासी मकासद के लिए कर रही है जाँच, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का इल्ज़ाम। हैदराबाद शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मुतासर करने और माहौल को बिगाड़ने के लिए शरपसंद सरगर्म, बकरीद के दूसरे दिन चंद मुकामात पर अक्सरियती फ़िरक़ी की शरंगेज़ी, पुलिस ने कहा हालात को काबू में कर लिया गया। मुसलमानों को तेलंगाना में काबीना में नुमाइंदगी न देना अफसोसनाक, वरंगल BRS लीडर सैयद मसूद का बयान, कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी और अकबर वसी के खिलाफ जाहिर की नाराज़गी। गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी जमहूरियत, मईशत और समाजी ताने बाने को पहुँचाया शदीद नुकसान, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीदें। ट्रंप के बार बार बयान जाहिर कर रहे हैं कि मोदी ने दबाव में आकर पाकिस्तान से जंगबंदी की, कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवास ने लगाए इल्ज़ाम। और गाज़ा में निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाही के दाहने पर पहुँच गया, बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने किया इंकशाफ, ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनियों की शहादत, 153 हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।